साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जे इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ जे इलेक्ट्रिकल जनरल अगेंस्ट 25% IMA कोटा इन इलेक्ट्रिकल जनरल डिपार्टमेंट ऑन डेट 30/11/2023। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जनरल में 25% IMA कोटा का पेपर हुआ था, उसका प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जेई या टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला प्रश्न है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर और MCV रेटिंग शुड बी प्रोवाइडेड। तो 1.5 किलोवाट मोटर के लिए जो MCV लगाएंगे 10 एम्पियर का लगाएंगे। अगर 2 किलोवाट की अगर बात करें तो 16 एम्पियर का MCV लगाएंगे और 32 एम्पियर आप 7.5 किलो वोल्ट तक लगा सकते हैं। 8 किलो वोल्ट के लिए आपको जो MCV चाहिए 40 एम्पियर का चाहिए और उससे अधिक जाते हैं तो आपको 63 एम्पियर का लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 440 वोल्ट इज क्लासिफाइड एज। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो 440 वोल्टेज होता है मीडियम वोल्टेज के अंतर्गत आता है। लो वोल्टेज के अंतर्गत 250 वोल्टेज तक आता है। जी हाँ दोस्तों, 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज के अंतर्गत आता है। अगर हाई वोल्टेज की अगर बात करें तो 33,000 वोल्ट तक आपको आता है। और मीडियम वोल्ट का जो रेंज होता है आपको 650 वोल्ट से कम होना चाहिए। 250 से लेकर के 650 तक आपका होगा मीडियम वोल्ट। और एक्स्ट्रा हाई वोल्ट अगर बात करें तो 33,000 यानी 33 के भी से प्लस के जो वोल्ट होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंसील्ड वायरिंग इन ए हाउस। कंसील्ड वायरिंग में जो हम पाइप का उपयोग करते हैं PVC कंट्यूड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो ओम होता है। आपका करंट का क्या हो गया एम्पियर हो गया और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर हाई वोल्टेज टेस्ट केबल सेल विथ स्टैंड एंड AC वोल्टेज ऑफ। अगर AC की अगर बात करें तो अंडर हाई वोल्टेज होता है आपका 3 kV तक होता है। जी हाँ दोस्तों, 3 kV तक होता है, यानी 3000 वोल्ट तक आपको अंडर हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है। वही अगर DC में अगर बात करें, DC में अगर पूछ दे कि अंडर हाई वोल्टेज कितना होता है तो 7.2 kV होता है, यानी 7200 वोल्ट तक होता है। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का यूनिट क्या होता है तो किलोवाट आवर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए किलोवाट आवर कहाँ है, किलोवाट आवर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत अभ्यर्थी कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे वाट आवर लिख देते हैं, किलो वाट लिख देते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर का है या एनर्जी का है। तो जिसमें भी यहाँ पे समय लगा दिया रहेगा, यानी आवर टाइम अगर लगा रहेगा वो आपका एनर्जी होगा, और जिसमें टाइम नहीं लगा हुआ है वो पावर का होगा। जैसे यहाँ पे किलो वाट है तो किलो वाट किसका हो जाएगा, आपका पावर का होगा। नेक्स्ट है, 10 आवर यूज 500 वाट लैंप विल कंज्यूम द एनर्जी। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप यूनिट निकाल लीजिए। यहाँ पे 10 आवर यूज होता है 500 आपका वाट का लैंप है, डिवाइडेड बाय 1000 अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिट निकल जाएगा आपका 200 से 200 100, यानी 5 यूनिट आपका ये राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, फैराड इज यूनिट ऑफ। फैराड किसका मात्रक होता है तो फैराड जो है आपका कैपेसिटेंस का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वही बात करें यहाँ पे फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या क्या होता है वेबर होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है हेनरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द फेज टू फेज वोल्टेज इज। तो अगर फेज टू फेज वोल्टेज अगर पूछ रहा है तो आपका सिम ही होगा, फेज टू फेज 415 वोल्ट होगा। अगर वही पूछे फेज टू न्यूट्रल, तो फेज टू न्यूट्रल अगर यहाँ पे अगर पूछे तो आपका 230 वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि फेज टू फेज वोल्टेज कितना होता है तो 415 ही होता है, और फेज टू न्यूट्रल अगर कहे तो आपका 230 वोल्ट होता है इन 3 फेज में। नेक्स्ट है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाई। तो AC किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इन ए हाउस वायरिंग रेड वायर इंडिकेट द। तो हाउस वायरिंग में रेड वायर जो किसका होता है ये फेज का होता है। वही अगर बात करें यहाँ पे अर्थ वायर का, तो अर्थ वायर ग्रीन होता है और ब्लैक आपका न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ करंट इज।
करंट का यूनिट क्या होता है, तो अभी आप लोग ऊपर बताए थे, उसका मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट होता है वोल्टेज का हो गया, पावर का वाट हो गया, और रेजिस्टेंस का आपका ओम हो गया। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वही करंट को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। वही थर्मामीटर का उपयोग जो करते हैं आपका टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। इल्यूमिनेशन लेवल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ। इल्यूमिनेशन लेवल किसे मापते हैं, तो लक्स से मापते हैं। आपका एम्पियर जो है करंट का हो गया, वोल्टेज वोल्ट का हो गया, रेजिस्टेंस का मतलब है ओम। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इज मेजर बाय। तो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस किससे मापते हैं, तो ये जो मापते हैं आपको मेगर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मल्टीमीटर से आप वोल्टेज भी करंट भी माप सकते हैं, वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन वायरिंग सर्किट द फ्यूज विल बी प्लेस्ड ऑन। तो किसमें फ्यूज लगाते हैं, तो हमेशा फेज में लगाते हैं, कभी भी भूल के आप न्यूट्रल में नहीं लगाइएगा। वायरिंग सर्किट में फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, अभी आप प्रश्न देख लिए, फेज में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे If a 60 watt and 100 watt lamp series are connected to source of supply, which lamp will be given more light? तो दोस्तों जो कम वाट का लाइट होगा वो सबसे ज़्यादा आपको लाइट देगा, यानी 60 वाट का यहाँ पे बल्ब जो है ज़्यादा लाइट देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोटर यूज इन RMPU कोच आर। तो RMPU में कौन सा मोटर उपयोग करते हैं, तो इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है करंट इज। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। प्रश्न है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाई बिटवीन। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस किसके बीच लाई करता है, तो 100 किलो ओम से लेकर के 500 किलो ओम तक लाई करता है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ कॉपर वायर यूज फॉर पॉइंट वायरिंग इन स्क्वायर mm। तो पॉइंट वायरिंग में कितने mm का तार का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम 1.5 mm का उपयोग करते हैं। वो अगर एल्युमिनियम की अगर बात करें, कॉपर में आपका 1.5 mm का रहेगा, और एल्युमिनियम अगर पॉइंट वायरिंग के लिए अगर यूज किया गया तो उसके लिए आपको 4 mm का वायर उपयोग करना पड़ेगा फॉर एल्युमिनियम। प्रश्न है द कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 11 kV 414 वोल्ट सब स्टेशन शुड नॉट एक्सीड। तो 2 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर द मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियरेंस ऑफ 11 kV लाइन फ्रॉम एनी बिल्डिंग। तो 11 kV लाइन के लिए मिनिमम जो क्लियरेंस होता है 3.7 मीटर होता है। नेक्स्ट है द रेटेड वोल्टेज ऑफ LA फॉर 11 kV 414 वोल्ट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन इज। तो LA जो यूज होता है 9 किलो वोल्ट का होता है। नेक्स्ट है द स्पैन ऑफ सपोर्टर्स फॉर 11 kV ओवरहेड लाइन शुड नॉट एक्सीड। तो जो 11 kV में स्पैन का सपोर्टर होता है वो 65 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द नॉर्मल SPG ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी शुड बी। तो नॉर्मल में कितना होता है, आपको 1220 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी नेसेसरली केप्ट इन इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। तो यहाँ पे फर्ड एट बॉक्स, स्ट्रेचर और थिनॉक ये सभी अवेलेबल होना चाहिए एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। तो इसमें कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और सोलर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोलर एनर्जी। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैश एंड एपेरिएंट पावर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा एक्टिव पावर। नेक्स्ट है द VDV ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल बी। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का VDV जो होता है 30 किलो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द कलर ऑफ मॉइस्चर सिल्का जेल। तो इसका क्या रंग होता है, तो पिंक कलर का होता है। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज जो करता है आपको वोल्टेज को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रोटेक्टिव डिवाइस ऑफ इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर इज। तो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट को पता करने के लिए उसमें ग्लूकोज रिले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेड अप। तो ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, ये जो बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर गिव्स। तो शॉर्ट सर्किट किसमें होता है, कॉपर लॉस फुल लोड पे होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। व्हिच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग किया जाता है केवीए में किया जाता है, यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इट इज द सिंबल ऑफ। ये सिंबल किसका है, तो ये जो है आपका ए मीटर का है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस एट अ स्मॉल पावर स्टेशन। तो स्मॉल पावर स्टेशन का मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस होता है आपका 2 ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थिंग अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग शुड बी इंस्पेक्ट एट एन इंटरवल ऑफ। तो इसका जो इंस्पेक्ट होता है 6 मंथ पे ही होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ बी क्लास स्टेशन शुड बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 लक्स होगा। आपका ए में जो होता है 50 लक्स होता है और सी क्लास में आपका 20 लक्स होता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन टाइप 2 क्वार्टर इज। तो टाइप 2 क्वार्टर में कितने होते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 6 लाइट पॉइंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है ये मरकरी वेपर लैंप गिव्स लाइट। तो मरकरी वेपर लैंप कैसा लाइट देता है, तो ग्रीनिश ब्लू होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकमेंडेड नंबर ऑफ फैन पॉइंट इन टाइप 3 क्वार्टर। तो टाइप 3 क्वार्टर में आपको 3 ही फैन पॉइंट होते हैं। टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 में भी आपका 2 फैन पॉइंट होंगे और टाइप 1 में भी 2 फैन पॉइंट होंगे। वही अगर बात करें टाइप 4 में तो टाइप 4 में 4 फैन पॉइंट होंगे और टाइप 4 स्पेशल में अगर बात करें तो 5 फैन पॉइंट होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ल्यूमिनियस इफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का ल्यूमेन इफिशिएंसी जो होता है 60 ल्यूमेन पर वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ GLS लैंप। तो GLS लैंप का कौन सा यहाँ पे रेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे 100 वाट का बल्ब आता है, 40 वाट का भी आता है, 15 वाट का आता है, 75 वाट का बल्ब आप नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ और DG सेट ओवर हीट्स द प्रोबेबल काउज में बी। तो अगर DG सेट ज़्यादा गर्म हो रहा है इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हाई एग्जॉस्ट बैक प्रेशर ये हो सकता है, इंजन ओवरलोडेड ये भी हो सकता है, डैमेज मेन कनेक्टिंग बेरिंग डैमेज हो सकता है। ये सारे कंडीशन में DG सेट आपका ओवरहीट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है हाउ मेनी वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड अंडर द फ्रेम ऑफ AC कोच। तो AC कोच के अंडर फ्रेम में कितने वाटर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है द एक्साइटर इन ए DG सेट इज। तो DG सेट में एक्साइटर क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है आपका शंट मोटर होता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है इफ देयर इज एक्सेसिव वाइब्रेशन इन पंप देयर प्रोबेबल काउज इज। तो अगर पंप ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है तो उसका जो कारण है बेंच शाफ्ट खराब होना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ पंप सिलेक्शन। तो कौन सा यहाँ जो क्राइटेरिया दिया गया है पंप सिलेक्शन का नहीं है, तो द लुक ऑफ पंप, उसको लुक को देख करके कभी भी पंप नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है HS पंप वर्क्स विथ सक्शन हेड। तो HS पंप कितने सक्शन हेड पे कार्य करता है, तो HS पंप का जो क्षमता होता है 21 से 40 फीट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वही अगर VS पंप की अगर बात करें तो VS पंप का हो जाएगा आपका 41 से 80 हो जाएगा VS पंप का। नेक्स्ट प्रश्न है RPM ऑफ समरसीबल पंप सेट इज। तो समरसीबल पंप का RPM जो होता है 2800 RPM का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच पंप इज मोस्ट सुटेबल फॉर डीप एंड टाइटलेड बोर। तो कौन सा पंप जो है डीप बोर के लिए अच्छा होता है, तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समरसीबल पंप सबसे
अच्छा होता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट यूज फॉर बॉल बेयरिंग इज यूजुअली, तो बॉल बेयरिंग में कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो ग्रीस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, तो 3-फेज इंडक्शन मोटर का जो रनिंग डायरेक्शन आप जो चेंज कर सकते हैं इंटरचेंज बाय एनी 2 फेजेज, यानी 2 फेजेज को चेंज करके आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एसी पैक यूनिट आरएमपी प्रोवाइडेड इन कोच, तो आरएमपी में कितने पैक होते हैं, टोटल 2 होते हैं। दोनों टॉयलेट के ऊपर आरएमपी यूनिट स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एम्पायर टेप इज, एम्पायर टेप क्या होता है, वर्निश सिरेमिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरी, तो मैकेनिकल इंजुरी के कंडीशन में जो आर्मरिंग होता है उसको सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजुअली, तो इसमें क्या उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्हिच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन एसी कोचेज, तो एसी कोचेज में कौन सा रेफ्रिजरेंट उपयोग करते हैं, तो R22 एंड R407C का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 65 नंबर इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज फ्रॉम द रेलवे एम्प्लॉय रेसिडेंशियल इन रेलवे कॉलोनीज आर एट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द रेट ऑफ लोकल सप्लाई अथॉरिटी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में दिया हुआ है रेलवे कर्मचारियों द्वारा रहने वाले रेलवे कॉलोनियों में विद्युत ऊर्जा का शुल्क क्या होता है, तो स्थानीय आपूर्ति प्राधिकरण के द्वारा जो रेट फिक्स किया जाता है उसके अनुसार लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बैटरी प्रोवाइडेड इन LHB नॉन एसी कोच, तो LHB नॉन एसी कोच में कितने एच का बैटरी उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 70 एच का। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे SI यूनिट इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट है एज पर रेलवे बोर्ड रिकमेंडेड द स्वीप फैन प्रोवाइडेड ऑन प्लेटफॉर्म शुड बी, तो प्लेटफॉर्म पर जो स्वीप फैन वो प्रोवाइड किया जाता है वो 1800 mm का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है AC इक्विपमेंट्स इन रेलवे कोचेज कंसिस्ट ऑफ, तो AC इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इवोपरेपर यूनिट होता है, कंडेंसर यूनिट होता है, कंप्रेसर यूनिट भी होता है, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ, तो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम बना होता है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है घूमती मशीन उपकरणों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है, तो ये टेकोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है IR वैल्यू ऑफ RMPU टू टेस्टेड विथ, तो RMPU जो टेस्ट किया जाता है उसमें IR जो वैल्यू होता है 1000 वोल्ट मेगर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है द EFT कोच इज प्रोवाइडेड फॉर, तो EFT किसके लिए उपयोग करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सटेंडिंग पावर सप्लाई टू फ्रॉम द एड ज्वाइनिंग कोचेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे द वाटेज ऑफ 400 mm DC फैन इन TL कोच, तो TL कोच में 400 mm का DC जो फैन लगा होता है उसका वाटेज कितना होता है, ये जो होता है 35 वाट का होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ ERRU इज, तो ERRU यूनिट का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं टू ऑब्टेन प्योर DC सप्लाई, इनबिल्ट ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, बोथ नन ऑफ द अबोव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटर इन AC कोचेज, तो रेगुलेटर जो AC कोचेज में लगा होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, ये जो होता है आपका 18 किलोवाट और 25 किलोवाट, ये दोनों उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ बैटरी फ्यूज इन AC कोचेज, तो बैटरी फ्यूज का कैपेसिटी कितना होता है AC कोचेज में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 315 एम्पियर या 400 HRC का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है AC कोच में बैटरी फ्यूज क्षमता क्या है, अभी बता दिया आप लोग को 315 एम्पियर या 400 एम्पियर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EOG का फुल फॉर्म क्या होता है, इंड ऑन जनरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 11 kV से 66 kV ओवरहेड लाइन में किसी भी संवाहक की न्यूनतम ऊपर की स्तर से रेल स्तर तक की चरण
संहित संरक्षण तार की सबसे न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14.1 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है द मिनिमम डेप्थ ऑफ अंडरग्राउंड केबल ट्रैक क्रॉसिंग थ्रू पाइप शुड बी। तो ट्रैक क्रॉसिंग के पास में मिनिमम गहराई कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 1.5 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नॉर्मल अंडरग्राउंड केबल का जो डेप्थ होता है 1 मीटर होता है, पर ट्रैक क्रॉसिंग के पास में 1.5 मीटर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज होटल लोड इन LHB कोच। तो LHB कोच में होटल लोड कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी, यानी लाइट और फैन लोड, एयर कंडीशनिंग लोड और पेंट्री इक्विपमेंट लोड, ये सारे LHB होटल लोड के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन क्रॉसिंग टू रेलवे ट्रैक सेल बी प्रेफरेबल बाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट एंगल होता है। 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है कि रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिकल क्रॉसिंग में किसी भी संरक्षण तार और एक जीवंत संरक्षण के बीच न्यूनतम ऊंचाई कम से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है द फाइनल अथॉरिटी टू ग्रांट द अप्रूवल ऑफ प्रपोजल इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉसिंग ऑन रेलवे ट्रैक। इसका जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है द क्लियरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पोल 400 बाई 230 वोल्ट 150 फीट स्पैन लाइन शुड बी। ऑप्शन नंबर ए 6 इंच होता है। नेक्स्ट है 1 HP इक्वल टू 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है द करेंट टेकन बाय 1 RMPU यूनिट अराउंड हाउ मेनी एम्पियर। तो एक RMPU कितने एम्पियर यूनिट लेता है? तो आपका 22 एम्पियर के आसपास में लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर जो होता है आपका ट्रू पावर बटे एपरेंट पावर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे PVC इंसुलेटेड और PVC शीथित 4 कोर आर्म्ड एल्युमिनियम केबल का वर्ग मीटर का आकार 50 आसमान में रखा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 एम्पियर। लेकिन दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी फिनेंशियल अपग्रेड्स कैन बी ग्रांट टू रेलवे सर्वेंट अंडर ए MACP स्कीम इन हिज हर सर्विस कैरियर। तो कितने बार MACP दिया जाता है? तो पूरे सर्विस कैरियर में 3 बार दिया जाता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पे लेवल इन रेलवे इज लेवल डैश एज पर 7CPC। तो 7CPC के अनुसार कितने पे लेवल हैं रेलवे में? तो 18 पे लेवल हैं। नेक्स्ट है स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर RTI एक्ट। तो कौन सा स्टेट जो है RTI एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं करता है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ अपील अंडर DAR रूल इज डेज। तो इसका टाइमिंग क्या होता है? 45 डेज के अंदर में आपको अपील करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है GCC स्टैंड फॉर। GCC का जो फुल फॉर्म होता है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 96 नंबर प्रश्न है द इंटरेस्ट फॉर HBA इज रिकवर्ड इन मिनिमम डैश इंस्टॉलमेंट। तो 60 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ TA ऑफ एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स 1 to 5 इज RS। तो 1 to 5 लेवल में जो TA का जो रेट होता है वो 500 रुपया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गस्टेड ऑफिसर आर एलिजिबल फॉर सेट ऑफ प्रिविलेज पास इन द ईयर। तो गस्टेड ऑफिसर कितने होते हैं? तो 6 सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। GM इज इंटाइटल फॉर मेटल टोकन। तो GM जो होता है उनको गोल्ड मेडल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ EMD इज मनी डिपॉजिट। यानी EMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। यहाँ पे अर्नेस्ट नहीं लिखा हुआ है, मनी डिपॉजिट यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो 101 नंबर प्रश्न से राजभाषा के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे राजभाषा से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे वह राज्य जो क क्षेत्र में आता है। तो क क्षेत्र में कौन आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट है
विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा से संबंधित नीतियां तय करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? तो गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो नेपाली जो है विदेशी भाषा शामिल है। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो ये जो स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा नियम 1976 कहाँ लागू नहीं होते हैं? तो तमिलनाडु में लागू नहीं होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेल मंत्रालय को देखरेख करती है? तो द्वितीय उपसमिति जो है देखरेख करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 होते हैं। लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 होते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है आपका 3 महीने में एक बार, यानी टोटल 1 साल में देखें तो 4 बार मीटिंग होता है। 110 नंबर प्रश्न है, क्षेत्र ग के लिए प्रदर्शित किए जाने वाले नामों, पदनामों और साइन बोर्डों के लिए भाषा का क्रम क्या है? तो ग क्षेत्र के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपका क्षेत्रीय भाषा होगा, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में आपका अंग्रेजी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो से आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।